जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के एनसीईआरटी नोट्स के पीडीएफ को लेकर के। तो आज हम यहां पर एनसीईआरटी के क्लास 6 का पार्ट 5 जो आपका सामाजिक विज्ञान का या पर्यावरण अध्ययन का होगा, वो भूगोल के अंतर्गत आज हम जो इसके पहले 4.4 टॉपिक आपको हम करवाए हैं, उसमें से 20 और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, जो कि आपके सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पक्के आएंगे। तो आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, जिसके बाद इसमें से एक प्रश्न आपको आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम आपको बताते चले कि यदि आपको डेली एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। पृथ्वी के परिमंडल का आज यह लास्ट पॉइंट, और यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके लेकर के आए हुए हैं। तो आप यदि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को 100% समाप्त करना चाहते हैं और यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आज आप यहाँ पर देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह चैप्टर शामिल है, जो क्लास 6 का यहाँ पर आपका भूगोल के अंतर्गत पार्ट से लिया गया है, जो कि पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान दोनों सेक्टर में चलेगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या कोई नहीं। देखिए, स्थल से चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को स्थल मंडल, जल से घिरे हुए क्षेत्र को जल मंडल और वायु से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा और वायुमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, यानी वायुमंडल की कितने परतें हैं, 1, 2, 4 या 5। तो वायुमंडल की कितने परतें हैं, तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। यदि नहीं जानते तो आपको हम बता दें, इसके पहले इसका 3 वीडियो आपको बताया गया है, ये बड़े पार्ट है, इस 3 वीडियो बताया गया है। तो तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा तो एकदम पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बता दें, एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नंबर पर भी आप जो मोबाइल नंबर देखेंगे उससे आप संपर्क करके आप एनसीईआरटी का नोट्स डेली पीडीएफ हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन सी परतें हैं? वायुमंडल की 5 परतें हैं, ठीक ना। इसको अगर ट्रिक से आप याद कर ट्रिक से करना है तो इसका एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं। बाहर आकर समझो। अरे भैया, समझना है तो आओ ना, बाहर आकर हमसे समझ लो, यही तो बोलते हैं हम लोग ना, बाहर आकर समझो। बाहर से हो गया वायुमंडल। देखिए, बाहर मैंने बाहरी, वाह्य चीज, तो वायुमंडल। ठीक है, आकर में आ से है, देखिए आयन मंडल, आ से क्या है आपका आयन मंडल। और समझो तो सौ से है यहाँ पर समताप मंडल, म से है आपका मध्य मंडल, और झो से है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये 5 परतें यहाँ पर होती है, जिसका नाम भी आपको हम बता दिए। अब चलिए अगला देखिएगा, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, आपको एक फिगर हम बताए थे, एक फिगर इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, कम बेसी होते चलता है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 परत हो गया। तो सबसे निचला जो है ना वो समझदार होता है, सबसे निचला समझदार होता है, इसलिए इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसको क्या कहते हैं? सप्ताप मंडल। इसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसको क्या कहते हैं? आयन मंडल। इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, आपको दिया है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। तो हम अभी आपको बताएं क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ सारी चीज़ें यदि आपको पढ़नी है, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करें या जेटेट की तैयारी करें, सब में सफलता पाना है तो आपको हमारे साथ अवश्य जुड़ना होगा, क्योंकि ऐसा और कहीं नहीं मिलने वाला जो आपको पाठ पुस्तक पर आधारित नोट्स केवल निकाला जा रहा है। आप किताब में जा करके भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए अगला देखिएगा, धुंध, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। तो देखिए, मौसम संबंधी ये प्रश्न 501 बार पूछा है जी। आप अगर यूपी टेट दिए होंगे तो यूपी में देखिएगा, बिहार टेट दिए होंगे तो बिहार में देखिएगा, अगर एमपी दिए होंगे तो एमपी में देखिएगा, सारा जगह यह पूछ दिया है, समझे। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस में घटित होती है जी?
क्षोभ मंडल में, यानी 0 से लेकर के 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक यहाँ पर जो है क्षोभ मंडल उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी चीज़ है आपको बता दे रहे, इसका आगे जो वीडियो आप देखे होंगे पहला दूसरा, तो उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस तरह से, इसमें हमने नोट्स बना दिया है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं पर होती है जिसमें हम लोग रहते हैं, चाहे बादल हो, धुंध हो, कोहरा हो, ओला हो, वृष्टि हो, आंधी हो, तूफान हो, सब मौसम संबंधी सभी घटनाएं सबसे निचली परत में होती है। सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल जी। यानी ये सारी घटनाएं आपको किस में घटित होगी? क्षोभ मंडल में घटित होगी। चलिए अगला देखिएगा, वायुयान को उड़ने के लिए, वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? तो देखिए वायुयान कहाँ उड़ता है जी, बताइए। वायुयान जो उड़ता है वो कहाँ पर उड़ सकता है? तो वायुयान उड़ने के लिए मौसम क्या चाहिए? आदर्श मौसम चाहिए, समान ताप चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है क्रैश नहीं कर सके, तो वहाँ पर उड़ती है ना। तो उसके लिए देखिए आपको हम बताए थे समताप मंडल, यानी जहाँ का ताप, सम मने समान और ताप मने तापमान, जहाँ का तापमान सम हो, बराबर हो, उसको कहते हैं समताप मंडल। यानी समताप मंडल ही है जो वायुयान को उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। चलिए अगला देखिएगा, सप्ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है जिससे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात आप देखिएगा, ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है ना, ये क्षोभ मंडल है। ये कौन से मंडल है? सप्ताप मंडल है। और ये मध्य मंडल है, होता है ना। देखिए सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक छोटा सा परत है, यह देखिए इतना, ये मोटी परत, इसी मोटी परत को हम लोग, इसको मोटी परत को कहते हैं जी ओजोन परत। ये क्या करता है? तो ये पृथ्वी कवच का काम करता है, पृथ्वी कवच का काम करता है। ये जो ओजोन परत है ये ऊपर से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है, जिससे के कारण नीचे का तापमान सामान्य बना हुआ रहता है। न तो अगर इसका लेयर कम होते जाएगा और इसमें क्या होगा, अगर छेद हो जाए तो एक रोशनी आएगी ना तो कितने लोगों को जला सकती है जी, इसलिए ओजोन परत इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ओजोन परत दिया हुआ है, ओजोन परत इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, कौन सी परत हमें पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से बचाती है? तो अभी तो हमने बोला था वो एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत, और वही परत जो हमें पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से बचाती है। अगला है, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है जी? देखिए ये झारखंड शिक्षक में पूछा गया था जी, कब? जो पीटी और मेंस होने थे, लेकिन बहुत ही कम संख्या में स्टूडेंट पास किए थे। लगभग हम बता दें आपको 2011 में जो हुई थी, टेट के नाम से ही था कि पीटी मेंस दोनों होंगे, उसी में पूछा गया था जी कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए किताबें का चीज़ था, लेकिन लोगों को नहीं बना था जी, इसलिए किताब का फॉलो कीजिए खाली जी, फालतू प्रैक्टिस सेट के चक्कर में नहीं रहिए, तो बेचा जाइएगा, ठीक है। तो CFC गैस क्या है? आपको CFC गैस निकलती है, ठीक ना। और ये CFC गैस जो है दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। ये क्या करती है? हमारी जो ओजोन परत है उसको क्षरण करती है। क्षरण करना मतलब उसका जो लेयर है उसको कम करती है। इसलिए अब सभी घरों में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर का जो उपयोग होने के कारण यहाँ पर तापमान भी बढ़ने लगा है। अब देखिएगा अगला, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? जूल। तो जूल किसका है? कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है जी, ठीक है। डॉप्सन जो है यही ओजोन परत मापने की इकाई है, सभी का मापने का इकाई है। डेसिबल क्या है जी? ध्वनि हम लोग मापते हैं, इसलिए डेसिबल और इसमें अंतर होता है जी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा जी आप लोग, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आगे, रेडियो तरंग और संचार प्रणाली किस मंडल में घटित होती है? तो देखिए रेडियो तरंग, यहाँ पर तरंग माने क्या चीज? आयन, अल्फायन, बीटायन, किरायन होता है ना, ये आयन संबंधी घटना है। इसलिए आयन मतलब आयन मंडल में सारा चीजें हो गई, चाहे रेडियो तरंग होगा या संचार प्रणाली संबंधी सभी घटनाएं जो है आपका किस में घटित होगी? तो वो आपको आयन मंडल में घटित होगी, ठीक है। आयन मंडल में घटित होती है, जिसको एकदम याद रखिएगा। बहुत बार पूछा है कि रेडियो तरंगे किस वायुमंडल में घटित होती है, कहाँ पर चलती है? तो उसका जो तार काम करता है वो आपको यहाँ पर करता है किसमें? आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल में एकदम आया हुआ प्रश्न है जी, 50 बार से ज्यादा आया है, ठीक है। अब देखिए हीलियम और हाइड्रोजन गैस किस मंडल में पाया जाता है? देखिए तो सबसे ऊपरी या बाहरी पर, सबसे बाहरी परत जहां पर पृथ्वी की संरचना का निर्माण हो रहा है जी, वो है आपका वायुमंडल। यही वायुमंडल जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इसके पहले जो 3 वीडियो मिला है, 2 वीडियो उसमें बता दिए हैं जी। महासागर
की संख्या कितनी है, महासागर की संख्या कितनी है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है। देखिए जी, हम आपको बता दे रहे हैं, हम एनसीईआरटी नोट से, यदि आप मेरा पढ़े होंगे इसके पहले तीनों वीडियो, तो हम आपको बता दिए हैं कि महासागर का नाम कितना है और कितनी संख्या है। आंटी, आंटी आकर कही, आंटी आकर कही, क्या कही जी, आंटी आकर क्या कही, प्रशांत और अटल, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है, यानी अंटार्कटिक महासागर, आ से आर्कटिक महासागर, प्रशांत से प्रशांत महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर और हिंदुस्तानी में हिंद से हिंद महासागर। ये 5 महासागर है जी। अगर एनसीईआरटी नोट्स का सारा आपको पढ़ना है, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर हमसे जो है सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती की, तो आप जुड़ जाइएगा जी। जुड़ने से आपको सारा नोट्स यहाँ डेली मिलेगा और डेली वीडियो मिल रहा है, इसलिए आप लोग जुड़ के जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर पछतावा होगा आप लोगों को जी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, नाम बताइए। देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका यहाँ पर दिया हुआ है जी। किसको कहते हैं आपको हम बताए थे, ठीक है, उसका नाम भी याद करने के लिए बताए हैं, तो वो है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है जी, बहुत बड़ा है जी। 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग, 1/4 भाग। तो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के 2/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 है जी, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन हो गया, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर आंसर है 1/3 भाग पर फैला हुआ है। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है, तो आपको बताया थे जी, वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का आकृति होती है जी, तो उसका नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, वो है आपका प्रशांत महासागर। अगला है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो देखिए, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो है वो आपका अटलांटिक महासागर है जी। इसी महासागर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, व्यापार होता है, व्यापारी लोग व्यापार करते हैं इसी महासागर से। अगला है, सभी जगहों के स्थल की माप किस स्थान से की जाती है, तो देखिए इसका भी नोट्स आपको हम दिए थे जी। सभी स्थलों के जगहों की माप किस स्थान से की जाती है, स्थल से, जल से, समुद्र तल से या वायु से। तो देखिए, समुद्र तल एक ऐसा तल है जो हमेशा स्थिर होता है, यहाँ पर कम बेसी नहीं होता है जी, इसलिए किसी भी चीज़ की माप आपको समुद्र तल से ही की जाती है। किससे की जाती है, समुद्र तल से। तो आप कभी कभी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा जी, और जहाँ बोर्ड लगा हुआ रहता है वहाँ देखिएगा लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 784 किलोमीटर, 784 मीटर लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब समुद्र तल से किसी भी स्थल की माप की जाती है, क्योंकि वहाँ पर बराबर होता है। अगला है आपको यहाँ पे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना भाग महासागरों में पाया जाता है जी। देखिए, जो 100% जल होता है ना, जल कोई भी मात्रा जो 100% होता है, उसमें 97% भाग जो है ये समुद्रीय जल का है जी। और ये बहुत खारा होता है, खारा होने के कारण हम लोग इसका उपयोग पीने में नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए यह बेकार जल है, इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा कितना जी, 3% जल जो है वही पीने लायक है, लेकिन उसमें भी कुछ खराब होता है। 2.7% जल जो है वो पीने लायक है, या 8 कह सकते हैं, इसी के बीच में 2.7, 2.8, 2.9 कभी कभी देता है, उसी का होता है। तो ये 2.5 से कम नहीं होता है ना। अगला देखिएगा, पीने योग्य जल या शुद्ध जल, मीठा जल कितना होता है जी। देखिए जी, जेटेट में आया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा जेटेट में आया है कि नहीं, कितना होता है, 2.1, 2.7, 2.4 या 3.2, कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो एक्यूरेट किताब का दिया गया है वो है आपका 2.7। ये कहाँ से होता है जी, तो ये होता है नदियों का झील होता है, झीलों का जल होता है, बर्फ के पिघलने से, हिम नदियों के पिघलने से जल होता है, या भूमिगत जल, यही सब जल जो है आपका 2.7 में आता है, और जो कि मीठा जल या अम्लीय जल होता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पीने का उपयोग में लाते हैं। तो 2.7 जी, ये 1001 बार पूछा गया आपके एग्जाम में जी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, अरावली या गॉडविन एस्टीन, कौन है जी। ये 5001 बार अभी तक पूछ दिया गया जी, जब जाइएगा तो पीछा नहीं छोड़ेगा आपको। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट है। अगला देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछा गया है, बहुत बार आया है, 8,840 मीटर, 8,848 मीटर, 8,870 मीटर। इसका सही ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। अब देखिए ऑप्शन पर है, आपको क्या देता है, लेकिन इससे कम नहीं मारना है आपको। अब बता दें, एनसीईआरटी का नोट्स, सारा नोट्स,
सारा PDF और सारा वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, और सहायक आचार्य की बहाली, सहायक शिक्षक की बहाली या आपको जेटेट की बहाली, सभी में अगर सफलता पाना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सभी सब्जेक्ट का हम यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते कोर्स के रूप में करवाते हैं जी। तो जुड़ करके हमारे नंबर से जरूर बात कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।